ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने इस दरमियान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ी हैं। 12 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी सामने हैं। भुवनेश्वर से ये तस्वीरें हैं। दरअसल पूरा मामला ओडिशा विधानसभा के बाहर का है, जहां कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और वहां पर मौजूद जो भी सामान था उसे उठा कर फेंका है। 4 तस्वीरें आपके सामने। कुर्सियां तोड़ी गई हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल मजबूरन पुलिस को करना पड़ा है। लाठीचार्ज की नौबत आई है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। बवाल और हंगामे की ये तस्वीर ओडिशा विधानसभा के बाहर की है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी विधायकों के निलंबन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता किस कदर उग्र हैं। कुर्सियां उठा कर फेंक रहे हैं। पुलिस बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी एक्शन में है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता अपने 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया। ये सब करने से अच्छा है वो गिरफ्तारी करते, अनाउंस करते, लोग कानून को मानते। अगर आपको लग रहा है कि आपका सीमा हम पार हो रहे हैं तो आप गिरफ्तारी कर सकते हो, लेकिन इस तरह का गैस चलाना, लाठीचार्ज करना, हमारे 4-5 लोग बहुत सीरियसली इंज्योर हो चुके हैं और इसको इन लोग बंद करना चाहिए। और जो लीडर लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, जितने लोग सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे विधानसभा जाने के लिए, वो हमको जाने दें या हमको गिरफ्तार करें। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कहा कि इस जन्म में माफी नहीं, अगले जन्म का पता नहीं। माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें सच स्वीकार करना सीखना होगा, ये कहा है रामजी लाल सुमन। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव आगरा पहुंचे। रामगोपाल यादव ने रामजी लाल सुमन के परिजनों से मुलाकात की। ये हमला पूर्व नियोजित था और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में था। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर। अपने घर पर हुए हमले के बाद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मैंने जो कहा था वे कड़वी सच्चाई है, ऐतिहासिक संदर्भ उसका। आगरा में कल हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, आगरा में तोड़फोड़ की वारदात ने आरोपियों की शासन प्रशासन से सांठगांठ की पोल खोल दी। लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है। अखिलेश ने सवाल उठाए तो यूपी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, ये मुगलों की नाजायज औलाद है जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सांसद रामजी लाल सुमन के घर हुए हमले पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुनिए इस मुद्दे पर सांसद डिंपल यादव और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिस पे करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। अब चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करनी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। तो एमपी हैं, क्या वो इसलिए हमला किया शेड्यूल कास्ट के हैं? तो इससे मेरा विरोध है और मैंने स्पीकर सर से कहा है कि इस पर वो चर्चा कराएं कि अगर राज्यसभा का एमपी उस पर हमला हो रहा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन ये क्या कर रहे हैं वहाँ की सरकार? और क्या ये ऐसा तो नहीं कि सरकार के संरक्षण में हमला हो रहा है? इसका जवाब भी जो है वहाँ की सरकार को, और यहाँ जो है स्पीकर सर के जरिए मैं सरकार से मांगता हूँ, केंद्र सरकार से, इतना बड़ा हमला, इस तरह की स्थिति कैसे बनी? जहां राणा सांगा को लेकर लगातार सियासत गर्म है, वहीं महाराणा राणा सांगा के वंशज ने रामजी लाल सुमन के बयान पर संसद में सवाल उठाए हैं।
राजसमंद के बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने संसद में कहा, एसपी सांसद ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। महिमा ने कहा कि राणा सांगा को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। राणा सांगा ने 80 घावों के बावजूद लड़ते लड़ते जान दे दी। 2 बार इब्राहिम लोधी, 1 बार बाबर को हराया। कि मुसलमान लोकसभा में महाराणा सांगा की वंशज और बीजेपी सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने एसपी सांसद के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोधी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। राजस्थान के ही दूसरे बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने भी कहा कि तुष्टीकरण के लिए वो लोग बयान दे रहे हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र पर जाते हैं। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री वही लोग हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर घमासान आप देख रहे हैं जारी है। जयपुर में महिलाएं भी आक्रोशित नजर आ रही। राणा के सम्मान में चित्राया मैदान में। हाथ में तलवार के साथ महिलाओं के हुजूम की ये तस्वीरें जयपुर की हैं। महिलाओं में गुस्सा है, हाथ में तलवार है। राजपूत समाज की महिलाओं का मानना है कि राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने गलत बयानबाजी की, राजपूत समाज का अपमान किया। एक कफन भेंट किया जा रहा है और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो शूरवीर भारत के, उनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो और फिर ये कहते हो कि मैं सदन का एक सम्मान्य सदस्य हूं, उसके लिए धिक्कार है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को माफी नहीं, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके देश निकाला दिया जाए। राजस्थान की महिला करणी सेना ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी सांसद ने माफी नहीं मांगी और उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई तो बड़ी संख्या में राजपूत समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। संभल जामा मस्जिद के सदर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। मस्जिद के सदर जफर अली की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। जफर अली की नियमित जमानत अर्जी पर 2 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। संभल बवाल में गलत बयानबाजी करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें अदालत के आदेश पर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। संभल प्रशासन ने छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। संभल के एएसपी श्री चंद ने इस मामले को लेकर पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। आज थाना कोतवाली संभल परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के साथ ही दोनों वर्गों के लोग भी मौजूद थे। उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया कि अलविदा की नमाज एवं ईद की नमाज के अवसर पर ईदगाहों एवं मस्जिदों पे ही नमाज अदा की जाएगी, रोड पर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। साथ ही उन्हें स्पष्ट रूप से हिदायत की गई है कि आसपास के छतों पर भी, घरों के छतों पर भी नमाज अदा नहीं करें, साथ ही कहीं भी अव्यवस्था ना करें। यदि किसी ने भी निर्देशों का पालन नहीं किया तो वैधानिक कार्रवाई सूचित की जाएगी एवं शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था, साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं। और सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे विवाद पर देश भर में लोगों की अलग अलग राय है। मुंबई की एक मस्जिद में नमाज के बाद हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने कुछ लोगों से बात की, उनका क्या कहना था सुनिए।
मस्जिद में ज़ोहर की नमाज ख़त्म हुई है और ज़ोहर की नमाज अता करने के बाद जो नमाजी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम नमाजी हैं जिन्होंने ऊपर वाले को याद किया है और लोगों के अच्छे सेहत की दुआ की है, पूरे राष्ट्र के अच्छे सेहत की दुआ की। हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो सड़क पर नमाज अता करने को लेकर यूपी सरकार का एक फरमान आया है, उसको लेकर महाराष्ट्र में भी कुछ नेता बोल रहे हैं कि सड़क पर नमाज गलत है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमें हिंदुस्तान की जनसंख्या को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जगह कम है और जगह कम होने की वजह से ये स्थितियाँ पैदा होती है। हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर 140 करोड़ नागरिक रहते हैं। बाबा ने जो बोले नमाज तो मतलब कैसी बात है, प्रेम से पढ़ने देंगे। बाबा ने आपके घर के दरबार रोड के सामने आपकी जिसकी जगह है वो बोलेंगे प्रेम से पढ़ने के लिए, तो फिर प्रेम से पढ़ने वाली बात है। इजाज़त जैसा मिलेगी तो वैसा पढ़ा जाएगा। कि मुसलमान लोग भी ये बात को समझे कि रोड अगर किसी को हमारे वजह से, हमारी नमाज पढ़ने की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो हम हमारी जगह पे एडजस्ट होके करें, और जगह नहीं होती तो पब्लिक रोड पे आती है। प्रशासन ने मेरठ में भी सड़कों और छतों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। प्रशासन के आदेश पर लोग क्या कह रहे हैं, TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की उनसे। प्रशासन का एक निर्णय आ गया, उसमें उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, कल अलविदा की नमाज है वो पढ़िए, ईद पर आप नमाज पढ़िए, लेकिन आप सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, छतों पर एकत्रित मत होइए। इसको कैसे देखते हैं? सड़कों पे तो चलो, सड़कों पे तो मत पढ़ो, ट्रैफिक जाम होता, प्रॉब्लम रहती है लोगों को, लेकिन छत पे क्या प्रॉब्लम है? मस्जिद पे, छत पे तो पढ़ सकते हैं। नमाज की तो कोई ऐसी बात नहीं, नमाज तो छत पे होनी चाहिए। जगह नहीं है, अब रोड पे नहीं पढ़ रहे, रोड पे प्रॉब्लम हो रही है तो छत पे तो आदमी पढ़ेगा ही। ऐसा तो अभी तक हमारे सामने हुआ नहीं, लेकिन हाँ रोड के आदेश तो आए थे कि रोड पे नमाज नहीं होगी। चलो सही है, प्रशासन का आदेश है, हम उसके प्रशासन का आदेश को मान्य करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन छतों का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में प्रशासन ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। इस पर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि तो अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, तो इसलिए सोचना चाहिए सरकार को। सरकार का फैसला है, उसे भी हमारा दीन कह रहा है जो तुम्हारी सरकार जो फैसला करती है उसे मानो। हालांकि फैसला ये मुनासिब नहीं है कि छतों पे नमाज ना हो, सड़कों की बात जहाँ तक है वो ठीक है। नमाज विवाद के बीच दिल्ली सरकार अब नवरात्रों में फलाहार पार्टी का आयोजन करेगी। हिंदू नववर्ष भी भव्य कार्यक्रम, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया है। क्या आपका कार्यक्रम है, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा? देखिए, कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हिंदू नववर्ष का आयोजन है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस प्रकार का एक निर्णय लिया। विधानसभा में कैलाश खेर जी रहेंगे प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा पर, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। और जैसे दिवाली में या 15 अगस्त और 26 जनवरी में सजावट होती है, वैसी सजावट विधानसभा परिसर की होगी। एक आपने ऐलान किया है कि फलाहार पार्टी होगी, और ये भी कहा गया कि जो पूर्व की सरकारें थी वहाँ इफ्तियार पार्टी हुआ करती थी, आप जो है फलाहार पार्टी करेंगे, तो इफ्तियार पार्टी बनाम फलाहार पार्टी? नहीं, बनाम कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत रखेंगे। अभी जो रामनवमी आएगी उससे पहले 9 दिन व्रत में रहेंगे, 8 दिन महिलाएं, माता बहनें, बहुत सारे लोग व्रत में रहेंगे, तो उनके लिए कुछ आयोजन डेफिनेटली किया जाएगा। विधानसभा में एक बड़ा उत्सव सरकार मनाने जा रही है, और उसके बाद नवरात्रि के कार्यक्रम, और जिसमें फलाहार जिसके बारे में आपने बोला है वो भी है, और उसके साथ साथ रामनवमी का एक भव्य कार्यक्रम, हनुमान जयंती का एक भव्य कार्यक्रम, और अंबेडकर जयंती के दिन पूरे राज्य में दिवाली लगभग सरकार के सभी विभाग अंबेडकर जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। और दिल्ली में अतिक्रमण और खुले में मीट की दुकानों को बंद करने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा है कि मीट समेत कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है। मेरा ये था कि अवैध तौर पे जो मांस की दुकानें धड़ल्ले से चल रही है, जो फुटपाथ में चल रही है, जो सड़कों में चल रही है, जिसका कोई नियम कानून नहीं, बिना लाइसेंस की चल रही है, इनको तत्काल प्रभाव में बंद करना चाहिए। इनका लाइसेंस इसमें है नहीं, इन पर रोक लगनी चाहिए। मंत्री जी ने इसका जवाब दिया। मंत्री जी ने कहा 3 विषय में आप मुझे रिटर्न में दीजिए, और उन्होंने 100% गारंटी दी मुझे कि इस पर कार्रवाई होगी। पूरी दिल्ली में सभी अवैध की शराब जो दुकानें चल रही है, मांस मछली बंद होगी? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये गलत है। आप मांस कैसे खुले में बेच सकते हैं बिना लाइसेंस के? एक रूल होता है MCG का, उसके तहत हमको बेचना चाहिए। ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है, यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है, KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ।
अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ पूरे नवरात्र में, बंद कराइए शराब की दुकानें। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने नवरात्र में मांस की दुकानें बंद रखने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सब धर्मों का सम्मान हो तो नवरात्रि में हिंदू चूंकि एक लौंग पर व्रत करता है, कई हिंदू एक गिलास पानी पर व्रत करते हैं, कई हिंदू निराहार करते हैं, कई हिंदू एक गिलास दूध पर करते हैं। तो इसलिए हिंदुओं की और सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसी मांग उठ रही है और ऐसी मांग समाज की तरफ से आ रही है। तो मैं समझता हूं कि मांस के व्यापारी हैं या जो लोग इसको व्यापार करते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, उनको विचार करना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए और इसे सियासी हथियार करार दिया है। इस दुनिया में जी रहे हैं आज की तारीख में, क्या किसी ने मांग करी? मैंने मांग करी क्या विधायक जी से या बीजेपी की सरकार से या मुस्लिम समुदाय किसी व्यक्ति ने कि आप 30 दिन रमज़ान में शराब की दुकानें बंद कर दीजिए? ये भी एक बड़ा बहस का विषय बन जाएगा कि आप एक दूसरे की आस्था की अगर चिंता करेंगे खान पान के मामले में तो 30 दिन रमज़ान में शराब की दुकानें बंद रहेंगी, नवरात्रि के 9 दिन गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। आज लोगों को खाना नहीं खिला पा रही है सरकार। मांस की दुकान नवरात्र के दौरान बंद हो, इस पर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जहां वार पलटवार हो रहा है। दिल्ली के डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है दिल्ली के डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल सड़क किनारे एक युवक को सीपीआर दे रहे हैं, जिसके बाद कई दूसरे लोग भी मौके पर मदद के लिए पहुंच गए। युवक बाइक एक्सीडेंट में घायल हो गया था। डीसीपी के सीपीआर देने के करीब 1 मिनट में ही शख्स ने अपना हाथ हिला दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में वो शख्स अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उनके सिर और पैर में काफी चोट लगी थी। इसके बाद घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां से कुछ देर बाद उन्हें घर भेज दिया गया। दरअसल ट्रैफिक डीसीपी शशांक जायसवाल रात तकरीबन 11 बजे प्रेमबाड़ी पुल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे एक बाइक एक्सीडेंट में घायल युवक के ऊपर पड़ी, जो गंभीर रूप से घायल था। इसी दौरान डीसीपी ने उसको सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। घटना दिल्ली कैंट के पास नारायणा रोड की है। रात डीसीपी जायसवाल एक पार्टी से घर लौट रहे थे। डीसीपी शशांक जायसवाल ने पहले भी कई बार रास्ते में चोटिल व्यक्तियों को समय रहते हॉस्पिटल ले जाकर उनकी जान बचाई है। और अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस में खरबूजे की सप्लाई की जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसे देखकर हर कोई हैरत में है। उत्तर प्रदेश की सरकारी एम्बुलेंस का मरीजों को ले जाने की बजाय फलों को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के गुना शहर की नानाखेड़ी रोड स्थित मंडी से सामने आया है, जहां एक सरकारी एम्बुलेंस खरबूजे से लदी हुई पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस सीधे मंडी में एक दुकान के सामने रुकी और तुरंत उसे पीले तिरपाल से ढक दिया गया। इसके बाद ड्राइवर ने गेट खोलकर खरबूजे अनलोड करना शुरू कर दिया। मौके पर व्यापारियों और फुटकर विक्रेताओं की भीड़ जुट गई और बोली लगाकर खरबूजे बेचे गए। कुछ स्थानीय लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस में फल सप्लाई होते देख इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये देखते ही ड्राइवर जल्दी जल्दी सामान अनलोड कर एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। व्यापारी भी मौके से गायब हो गया। मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, लेकिन जब तक अधिकारी वहां पहुंचे तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। एम्बुलेंस पर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 5 संदिग्ध आतंकियों को देखने के बाद मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एनकाउंटर में 2 जवानों के भी घायल होने की सूचना है। इस समय मैं मौजूद हूं कुठवा के जुथैन इलाके में, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त उपचार चल रहा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में ट्रैप है, जिनकी धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF और उसके साथ साथ अन्य सुरक्षा बल
बल जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पे लगातार जो फायरिंग है वो हो रही है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। लगातार माना जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकी जो है वो ट्रैप किए गए हैं। दरअसल रविवार इस समय मैं मौजूद हूँ कुटवा के जट्ठाना इलाके में। यहाँ पे लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आवाज़ें आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर लगातार जारी है। ये जो रिज देख रहे हैं, ठीक इस रिज के नीचे की तरफ जो एनकाउंटर है माना जा रहा है, वहीं पे आतंकियों को ट्रैप किया गया है। फाइनल असॉल्ट जो है वो इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रहा है, यानी कि अब आतंकी जल्द से जल्द उनका खात्मा किया जाएगा। ये देखिए लगातार किस तरीके से फायरिंग हो रही है। ये देखिए आतंकी जो है उनका खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चला रहे हैं। माना जा रहा है कि 5 आतंकी इस इलाके में हो सकते हैं और उन्हीं का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर पहले कॉर्डन चलाया गया और अब एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। फायरिंग की आवाजें लगातार सुन सकते हैं। आरएल जो राउंड है वो भी यहाँ पर दागे जा रहे हैं और जल्द ही अब ये आतंकी जो है इस इलाके से बच नहीं सकेंगे। दुनिया में भारी उथल पुथल के बीच भारत की इकोनॉमी ग्रोथ जारी है। विदेश व्यापार के महानिदेशक ने उम्मीद जताई है कि ग्लोबल तनाव और अनिश्चितता के बीच भारत का निर्यात आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से व्यापार जगत में भारी हलचल है। ट्रंप के भारत, चीन समेत तमाम देशों से होने वाले आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान ने भारत के एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बावजूद भारत का निर्यात आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। मौजूदा स्थिति भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए स्वर्णिम अवसर है। डीजीएफटी ने उम्मीद जताई है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट $800 बिलियन पार कर जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट $778 बिलियन था। फरवरी 2025 में भारत के गुड्स एक्सपोर्ट में 10.85% की गिरावट आई थी। अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का गुड्स एक्सपोर्ट $359.63 बिलियन रहा था। इसी दौरान भारत का सर्विस एक्सपोर्ट $354.90 बिलियन रहा। डीजीएफटी संतोष सारंगी ने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम ने निर्यात बढ़ाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है।